देखो बेटा, विधायिका विधायिका जो होती है ऐसी संस्था जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहा जाता है। हमारी जो देश है, हमारा जो देश है ना भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की विधायिका होती है उसे हम संसद कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हैं। क्लियर। और संसद के सदन 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। देश स्तर की बात की जाए विधायिका में तो ये हो गया। ठीक है। राज्यों में विधायिका को विधान सभा के नाम से जाना जाता है। जो राज्य की विधायिका होती है ना उसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है। या विधायिका को ना राज्य व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। ठीक है। राज्यों में अधिकतर राज्यों में 1 सदनीय विधायिका है, मतलब विधानसभा ही है। और भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर। विधायिका की अगर विशेषता पूछी जाए तो विधायिका क्यों इम्पोर्टेंट है, विधायिका की जरूरत क्यों है किसी भी देश के लिए, तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, अगर विधायिका नहीं रहेगा तो देश में कानून कैसे बनेगा। ठीक है। जो मैंने बताया था कई राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उसमें कैसे है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, पहले जम्मू कश्मीर में थी, तो अब आपको पता है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो उसमें नहीं है। ठीक है। तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वर्तमान में इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका। अब संसद में 2 सदन होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? देखो, संसद में 2 सदन होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है किसी भी बिल पर 2 बार विचार होते हैं। ठीक है। और इससे फैसले बेहतर होते हैं, जो भी कानून बनते हैं वो बेहतर बनते हैं। अगर 1 सदनीय होगा तब कानून की जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पता है कि हमारे देश में एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब लोकसभा और राज्यसभा में अगर कंपेयर किया जाए सदस्यों में, चुनाव में, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लोकसभा जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता भाग नहीं लेती। ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकती है। ठीक है। इसलिए लोकसभा को एक अस्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भंग नहीं होती। ठीक है। लोकसभा जो है वो उसके जो सदस्य होते हैं वो बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, और उनका जो चुनाव है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे हम PR भी कहते हैं। ठीक है। PR बोला है ना मैंने, जो टॉपिक था आपका। ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा जो है उसके सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लोकसभा के 25 वर्ष। लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम जो है वो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 है। ठीक है। राज्यसभा की 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। ठीक है। लोकसभा से राष्ट्रपति चाहे तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियन को। राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल हो, जैसे क्रिकेट हो गया, सिनेमा हो गया, किसी भी क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को महारत हासिल होती है वो। अब मैंने आपको ये बता दिया ये दोनों की योग्यता है। कुछ मामले में आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्ति है, अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस की, तो हम पहले बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ, फिर संविधान संशोधन शक्तियाँ। ठीक है। अन्य शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में हम बात करें तो वित्तीय शक्तियों में जो भी आर्थिक शक्तियाँ होती हैं उनमें जो लोकसभा है उसकी पकड़ ज़्यादा है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकती। अगर वो 14 दिन तक उस बिल पर विचार नहीं करती है तब वो बिल पास माना जाएगा। इसमें लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। संविधान संबंधी शक्तियाँ और संशोधन संबंधी शक्तियाँ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ बराबर है। इन मामलों में दोनों की शक्तियाँ बराबर होती है, संविधान में बदलाव होगा तो। इसके अलावा प्रशासनिक शक्तियों में
लोकसभा जो है प्रशासनिक शक्तियों में ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है ना उसके प्रति ही जो प्रशासनिक शक्तियाँ होती है वो कार्य करती है। राज्यसभा केवल उनसे प्रश्न पूछ सकती है, राज्यसभा प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा ही हटा सकती है, राज्यसभा नहीं हटा सकती। मंत्रिपरिषद को कौन हटा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा नहीं हटा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हाँ, राज्यसभा मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकती है। क्लियर? इसके अलावा अब आता है संसद के कार्य। आपको पता है कि भारत में जो संसद है, संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के विधायक को संसद कहते हैं। संसद का सबसे बड़ा काम होता है कानून बनाना। देश से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद में ही बनते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी संसद ही करती है। जैसे कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद उससे प्रश्न पूछना, उसको हटाने की प्रक्रिया कार्यपालिका की। कार्यपालिका जवाबदेही किसके प्रति है? संसद के प्रति। कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होती है? संसद के प्रति। इसके अलावा देश का जो वित्तीय होता है, देश का जितना भी बजट होता है, ये सारा का सारा बजट पर नियंत्रण, बजट पारित करना, बजट पर नियंत्रण, ये सारा का सारा संसद के हाथ में है। और संसद के अंदर ही आपको पता है कि हमारी कुछ सरकारी संस्थाएं भी हैं, जैसे कैग है, सेंट्रल ऑडिट जनरल, वो क्या करती है? वित्तीय मामलों की देखरेख करती है, जांच करती है। इसके अलावा संविधान संशोधन, देश में जितने भी संविधान संशोधन किए जाते हैं, ये सारे के सारे संविधान संशोधन संसद में ही पारित किए जाते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य जो संसद होती है, संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संसद में किए जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक कार्य, किसी भी व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग चलाना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया संसद में ही होती है। इसके अलावा संसद का एक कार्य ये होता है कि संसद देश के विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि देश में जो सदस्य हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर जाते हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व करने का काम संसद ही करती है। संसद बहस का मंच है, संसदीय बहस का मंच होता है। देश से संबंधित कोई भी बैठकें होती हैं, कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर बहस संसद में ही की जाती है। ये संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमने आपको यहाँ तक समझा दिया कि क्या है। अब आपसे पूछा जाता है विधेयक प्रस्तावित। देखो, एक होता है विधेयक, एक होता है कानून। विधेयक कोई भी जो कानून पेश किया जाता है ना, जिस पर विचार चलता है कि ये कानून बनाना चाहिए, जब तक उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती, दोनों सदनों से वो बिल पास नहीं होता विधेयक, तब तक वो कानून नहीं बनता, तब तक हम उसे विधेयक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो है ना, ये मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं। किसके द्वारा पेश किए जाते हैं? मंत्रियों के द्वारा। ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। धन विधेयक जो धन से संबंधित होते हैं, साधारण विधेयक जो किसी भी साधारण कानून से संबंधित हो, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान में संशोधन करने की मांग की जाती है। तो ये इन विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं और सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। इसे संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, गैर सरकारी विधेयक को। गैर सरकारी विधेयक में दो विधेयक तो समान होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। संविधान का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा मंत्री ही पेश करेगा। क्लियर? अब विधेयक जो है, विधेयक बनने के लिए आपको पता है कि बहुत सारी प्रक्रिया होती है। विधेयक बनता कैसे है? कोई भी विधेयक जो है कानून कब से बनता है? पहले उसके लिए किसी भी विधेयक पर पहली उस पर बहस होती है, ठीक है, फिर समिति स्तर पर बहस होगी, फिर जो समिति है ना, संसद की समितियां होती है, वो रिपोर्ट तैयार करती है। फिर रिपोर्ट तैयार करके पहले सदन में ये रिपोर्ट बन गई। जैसे पहले सदन में कोई विधेयक पास किया गया तो उस विधेयक फिर जो समिति होती है ना, अपनी राय देती है। उसके बाद वो विधेयक जो है दूसरे सदन में जाता है। पहले सदन में कोई बिल बहस हो रही है, जैसे मान लो कि जीएसटी आया था। जीएसटी पहले लोकसभा में बात हुई, ये लोकसभा के सदस्यों ने उन पर बहस की, ठीक है। ये समिति संसदीय समितियाँ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। आगे बताऊँगा मैं इनके बारे में। अब पहले सदन में जब बैठक हुई तो पहले सदन की जो बैठक, मान लो पहले सदन में जैसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बिल पास, कोई भी बिल आ सकता है धन विधेयक को छोड़कर। साधारण विधेयक जो है ना, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। तो लोकसभा ने पास कर दिया।
अब लोकसभा के बाद समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उसके बाद इस विधेयक को ना दूसरे सदन में भेजा गया। दूसरा सदन मतलब राज्यसभा में। अब राज्यसभा में उस सदन के जो सदस्य हैं और उन सदन के जो सदस्यों ने इस बिल को पास कर दिया, किसी भी विधेयक को पास कर दिया, तो वो चला गया राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने जब उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया विधेयक के बाद, तो वो कानून बनता है। तो कानून की प्रक्रिया ऐसे होती है। ये साधारण होता है अगर कोई गतिरोध ना हो तो इसमें, क्योंकि हर जगह से पास होता चला गया। अब एक जगह कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि मान लो एक विधेयक, कोई भी विधेयक आया, एक लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने उसे पास नहीं करा, ठीक है, और लोकसभा के पास दोबारा भेजा कि भाई आप पुनर्विचार करो इस पर। तो लोकसभा ने मान लो पुनर्विचार करने के बाद उस विधेयक को दोबारा राज्यसभा के पास भेज दिया, ठीक है। अगर राज्यसभा ने इस कंडीशन में पास कर दिया तो वो फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज दिया, ठीक है। ऐसी पुनर्विचार वाली स्थिति बताता हूँ। तो दोनों सदनों ने देख लिया कि हाँ सही है, फिर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 90% विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब कभी कंडीशन ऐसी आती है जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ किसी बिल पर सहमत नहीं होते, तब दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। क्लियर? तो ये संयुक्त बैठक में दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा बेटा? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखना। यहाँ तक हमारा हो गया। अब है संसदीय नियंत्रण के साधन। संसद को नियंत्रण कैसे करती है? अब देखो, संसद नियंत्रण में सबसे पहले होती है बहस और चर्चा, ठीक है। संसद में बहस होगी, उस बहस में 3 प्रकार के काल होते हैं, प्रश्न काल, शून्य काल, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव मतलब किसी प्रस्ताव को फेल कर दिया। प्रश्न काल वो घंटा होता है संसद का जो 1 घंटे की बैठक होती है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्य काल जो होता है लंच के आसपास का काल होता है। प्रश्न काल में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मंत्री उसका जवाब देते हैं। शून्य काल पर ये मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका आंसर दे या ना दे, ठीक है। इसके अलावा संसद जो है कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति देती है, ठीक है। एक नियंत्रण ही है। एक संसदीय देश का वित्तीय नियंत्रण करती है। देश का एक भी पैसा सरकार बिना संसद की परमिशन पर खर्च नहीं कर सकती। इसके अलावा संसद में 2 प्रकार के प्रस्ताव, एक को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन देखना, अविश्वास प्रस्ताव उसी कंडीशन में पेश हो सकता है जब संसद में गठबंधन की सरकार हो, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। क्योंकि जिस सरकार के पास पूर्ण बहुमत होता है तो उसमें अविश्वास पारित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सदस्य तो अधिकतर उसके साथ ही है ना। अविश्वास प्रस्ताव तब पारित किया जाता है जब गठबंधन सरकार होती है, ठीक है। तब उस सरकार को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को किसी को डाउट? लेकिन जब बहुमत होती है तब नहीं चलता अविश्वास प्रस्ताव। जैसे आपको पता है 1989 से लेकर 2004 तक भारत में गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। आज भी बीजेपी की भी सरकार जो है एनडीए की सरकार है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 गठबंधन है, एक है एनडीए, एक है यूपीए। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस प्लस कांग्रेस के सहयोगी दल। ये राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, ठीक है। तब ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं संसदीय समितियां। इन संसदीय समितियों को ना हम एक तरीके से लघु विधायिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट ऐसी होती है, किसी भी कानून से संबंधित विषय पर सबसे पहले जो रिपोर्ट है संसदीय समिति ही तैयार करती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो कि संसदीय समिति की बात ना माने, अधिकतर मामलों में संसदीय समिति की बात मान ली जाती है। अब ये जो संसदीय समितियां होती हैं ये चुनी कैसे जाती है? देखो, संसदीय जो समितियां हैं ना, वो उनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से बनी जाती है। तो इसमें हम बात करते हैं पहले वित्तीय समितियां जो आर्थिक मामलों की देखरेख करें। ये संसदीय समितियां इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, ये सरकार के जो खर्च है ना, जितने भारत सरकार के खर्च हैं उन पर ध्यान रखती है कि ये नियमानुसार हुए हैं या नहीं हुए। दूसरा है प्राक्कलन समिति, ये सोचती है कि खर्च को किस प्रकार से कम किया जाए, जो प्राक्कलन समिति है। तीसरी है लोक उपक्रम समिति,
ये सरकारी उद्योगों की जांच करती है कि जो सरकारी उद्योग हैं वो कुशलतापूर्वक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा विभागीय समिति होती है, जैसे विशेष अधिकार संबंध समिति, आश्वासन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ये इन सभी कार्यों पर ध्यान रखती है। और एक होती है तदर्थ समिति, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वित्तीय समितियाँ हैं। जो तदर्थ समितियाँ होती हैं ना, ये विभिन्न विषयों पर जांच पड़ताल करती है और रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठित की जाती है, समय समय पर गठित की जाती है। इसी से आपको पता है कि बॉफर्स एक घोटाला हुआ था जिससे संबंधित एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करे। बहुत कम मामलों में संसद ऐसी होती है कि समितियों की बातें नहीं मानती है। अधिकतर मामलों में जो संसद है वो समिति की बातें मान लेती है।